अमीशा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। गांव में सभी अमीशा की खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे। अमीशा ने कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ मुन्नी और सौतेली बहन रीना को लगता था कि अमीशा में बहुत घमंड है। एक दिन मुन्नी अपनी बेटी रीना से कहती है, रीना, मैं तेरे लिए कितने महंगे महंगे शैम्पू और तेल लेकर आती हूँ। तेरे पापा को तो ये सब पता भी नहीं है। अगर जिस दिन पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी रिस्क उठाकर मैं ये सब करती हूँ। और एक तू है जो खूबसूरती बढ़ाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अरे माँ, मैं पैदाइशी अगर ऐसी हूँ तो अभी कुछ चीजें इस्तेमाल करने से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। अगर ऐसा ही था तो जब मैं पेट में थी तब आपको केसर खाना चाहिए था, ताकि मैं गोरी हो जाती और मेरे बाल भी अच्छे खासे होते। केसर खा पाती मैं, जैसे कि तेरे पापा नोट छापते हैं ना यहाँ। ठीक है, फिर अगर तब नहीं हुआ तो अब मैं कुछ नहीं करने वाली। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुझे पता नहीं है, अमीर लोग अपने बेटे की शादी के लिए खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं। अमीशा की तरह लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की बन। नहीं। इतना बोलकर रीना वहाँ से चली जाती है। ये लड़की तो मेरी एक नहीं सुनती है। अरे अगर अमीशा का किसी अमीर लड़के से विवाह हो गया तो ये मैं कैसे देख पाऊंगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती है तो क्या हो गया, मैं अमीशा के सारे बाल काट देती हूँ। रात को अमीशा सो रही थी, तभी मुन्नी उसके कमरे में आती है और उसके सारे बाल आड़े टेढ़े काट देती है। सुबह अमीशा जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो चिल्ला पड़ती है, माँ इधर आओ माँ। सोने से पहले तक तो मेरे बाल ठीक थे, लेकिन अचानक ये कैसे हुआ। मुन्नी किचन में काम कर रही थी। अमीशा की आवाज सुनकर वो खुश हो जाती है। लगता है अपने बाल देख लिए हैं इसने। जा रही हूँ, बेचारी को झूठा दिलासा दे देती हूँ। उसके बाद मुन्नी अमीशा के कमरे में जाती है। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तेरे साथ। एक रात में अचानक क्या हो गया माँ? किसने मेरे बालों के साथ ऐसा किया? मैं तो कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाती थी, फिर कौन मेरा दुश्मन बन सकता है। बिटिया, इस गांव में बहुत से लोग हैं जो तेरे से बहुत जलते हैं। उन्हीं में से किसी ने किया होगा। लेकिन बिटिया, ये तेरे आड़े टेढ़े बाल दिखने में बहुत बुरे लग रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि तू पूरी तरह से गंजी हो जाए। कुछ देर बाद अमीशा अपने सारे बाल कटवा लेती है और पूरी तरह से गंजी हो जाती है। जब वो अपने सारे बाल कटवा कर आ रही थी तो गांव वाले उसे हैरानी से देख रहे थे और कुछ लोग उस पर हंस भी रहे थे। अमीशा घर पहुंचती है। वो अपने पापा और मुन्नी की बातें सुन लेती है। मैंने तो अमीशा के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखा था, लेकिन अब उससे कौन शादी करेगा। पता नहीं उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। अरे तो रीना है ना, उनसे रीना की बात चलाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रीना अमीशा से छोटी है। तो क्या हो गया, अब तो वैसे भी आपकी बेटी की कहीं शादी नहीं होने वाली है, तो उसके चक्कर में रीना की शादी भी नहीं होगी क्या। दोनों की बातें सुनकर अमीशा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। आज गांव वाले मुझ पर बहुत हंस रहे थे। अब तो मेरी शादी भी कहीं नहीं होगी। मैं बोझ बनकर इस घर में रहूंगी। कोई मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करेगा। मेरी भी शादी के लिए बहुत सपने थे। मैं भी अपने ससुराल जाती, लेकिन अब मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। पहली बार मेरी वजह से मेरे पापा इतने दुखी हुए। मैं अब अपने पापा को दुख देने के अलावा कुछ नहीं दे सकती हूँ। अब मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। ये सोचकर अमीशा अपनी जान देने के मकसद से कुएं के पास जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ प्रकट होती है। अपनी माँ को देखकर अमीशा रोने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? अब आप कहाँ रहती हो? अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बिटिया, ये मेरी आत्मा है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ पर अपनी जान देने आई थी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपनी जान देती तो इससे मुझे खुशी होती? लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये तो तुम्हारी गलत सोच है। रास्ता खुद तैयार करना पड़ता है। मैं तो तुम्हें बहुत साहसी समझती थी, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग तुम पर हंस रहे थे वही लोग तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे। उसके बाद अमीशा की मरी हुई माँ उसे सोने और चांदी के दाने देती है। ये तुम खा लो, अब मैं चलती हूँ।
उसके बाद अमीशा की माँ चली जाती है और वो सोने चांदी के दाने खा लेती है। अगले ही पल अमीशा के बाल सोने और चांदी के हो जाते हैं। उसके कुछ बाल के रेशे सोने के थे और कुछ रेशे चांदी के थे। अरे वाह, ये तो सच में अनोखे हैं। अब लोगों की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं। अब देखते हैं कौन मेरा मजाक बनाएगा। उसके बाद अमीशा अपने घर जाती है। मुन्नी और रीना अमीशा के बाल देखकर हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हुआ अमीशा? ये सब तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। तुम्हारी माँ मर चुकी है। वैसे तुम्हारे बाल सोने और चांदी के हैं। क्या तुम मुझे कुछ सोने के बाल तोड़कर दोगी? नहीं, ये बाल टूटते नहीं हैं। इतना बोलकर अमीशा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आपने इसके मामूली बाल काटे थे और ये सोने चांदी के बाल लेकर आ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने इसके बाल काटकर इसे सबक सिखाया था या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। मैंने तो इसे सबक ही सिखाया था, लेकिन उल्टा ही हो गया। अगले दिन अमीशा बाहर घूमने जाती है। तभी राजमहल के सिपाही घोषणा करते हैं, राजकुमार मानसिंह प्रजा के बीच आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। वो प्रजा में सोने के सिक्के बांट रहे हैं। सारी प्रजा से निवेदन है कि उन्हें दिल से आशीर्वाद दे और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करे। मानसिंह बहुत खूबसूरत राजकुमार थे। गांव की सारी लड़कियां मन ही मन उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि राजकुमार किसी मामूली लड़की से कभी भी विवाह नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मानसिंह थे तो राजकुमार, लेकिन उन्हें विवाह के लिए हमेशा से एक साधारण लड़की चाहिए थी। राजकुमार के आने की खबर सुनकर गांव वाले सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमीशा अपने घर नहीं जा पा रही थी। मैं बहुत देर से घर से बाहर हूँ। अब और देर लगाया तो माँ मुझे बहुत डांट लगाएंगी। लेकिन राजकुमार को देखने के चक्कर में सब जमा होकर खड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी भीड़ से निकलने की कोशिश करती हूँ। अमीशा भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगती है। वो अपने बालों की वजह से भीड़ में सबसे अलग लग रही थी, जिसकी वजह से राजकुमार मानसिंह की नजर उस पर जाती है। इस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा है भीड़ की वजह से, लेकिन इसके बाल बहुत अलग लग रहे हैं। लग रहा है सोने और चांदी के बाल हैं। अमीशा को निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अरे ये तो चली गई। कैसी लड़की है ये? यहाँ सब मुझे देखने के लिए तरसते हैं और ये मुझे अनदेखा करके चली गई। मैं तो इसका चेहरा भी नहीं देख पाया। अब इतने लोगों के बीच उतरकर इसके पीछे भी नहीं जा सकता हूँ। कुछ घंटों बाद मानसिंह अपने महल वापस चला जाता है, लेकिन वो अभी भी अमीशा के ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, हमारे गांव में एक सोने और चांदी के बालों वाली लड़की है। मैं उसी से विवाह करूंगा। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मंत्री को सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है, गांव में जाकर घोषणा कर दो कि इस गांव में जिस भी लड़की के सोने चांदी के बाल हैं, उससे राजकुमार मानसिंह विवाह करेंगे। सिपाही गांव में घोषणा कर देते हैं। मुन्नी ये घोषणा सुनकर अपने मन में सोचती है, गांव में तो एक ही लड़की के बाल सोने और चांदी के हैं, वो है अमीशा। लेकिन नहीं, मैं उसकी शादी राजकुमार से नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी रीना के बालों के लिए नकली सोने चांदी के रेशे बनवाऊंगी। मुन्नी रीना के बालों के लिए नकली सोने और चांदी के रेशे बनवाती है और उसके बालों में लगवा देती है। और तो और गांव की कई सारी औरतें अपनी बेटी के साथ यही करती है। मंत्री को ये बात पता चलती है और वो राजकुमार से कहता है, राजकुमार, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। गांव में बहुत सी लड़कियों के सोने और चांदी के बाल हैं। उन सब में से हमें ये पता लगाना होगा कि असली सोने और चांदी के बाल किसके हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। तुम कल सभी लड़कियों को महल बुलवा लेना। अगले दिन गांव की सारी लड़कियां महल आती है। अमीशा अपने मन में सोचती है, गांव में तो असली सोने और चांदी के बाल सिर्फ मेरे ही हैं। बाकी सारी लड़कियां तो राजकुमार के साथ धोखा कर रही हैं। राजकुमार के साथ ये धोखा सही नहीं है। अब मैं भी महल जाऊंगी, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। अमीशा भी महल चली जाती है। उसे देखकर रीना खुद में बोलती है, ये यहाँ पर क्यों आई है? माँ इसे रोक नहीं सकती थी क्या? तभी मानसिंह कहते हैं, मुझे दिखने में छोटे और सोने चांदी के बाल पसंद है। यहाँ पर सभी लड़कियों के बाल लंबे हैं। मैंने बाल काटने वाली को बुला लिया है।
मानसिंह बाल काटने वाली के पास जाते हैं और उसे धीरे से कहते हैं, तुम बस सबके हल्के से बाल काटना। मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं, क्योंकि सोने और चांदी के बाल कभी भी कटेंगे नहीं। बाल काटने वाली एक एक करके सभी लड़कियों के पास जाती है और थोड़े थोड़े बाल काटती है। सबके थोड़े थोड़े बाल कट जाते हैं। उसके बाद वो अमीशा के पास पहुंचती है, लेकिन अमीशा के बाल नहीं कट पाते हैं। इसलिए सबको पता चल जाता है कि अमीशा के ही असली सोने और चांदी के बाल है। यह देखकर मानसिंह बहुत खुश होता है। वो अमीशा के पास जाते हैं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। कुछ वक्त बाद अमीशा और राजकुमार मानसिंह का विवाह हो जाता है। मुन्नी ने अमीशा के विवाह के रास्ते में हमेशा बहुत सारे कांटे बिछाए थे, लेकिन उसकी किस्मत में तो राजकुमार थे। उनसे विवाह करने से मुन्नी भी नहीं रोक पाई। किस्मत में जो होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मिल ही जाता है। ये बात मुन्नी समझ लेती है। वहीं दूसरी तरफ अमीशा राजकुमार मानसिंह के साथ विवाह के बाद हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। बिंदापुर नाम के गांव की काली पहाड़ी पर माधवलाल की 4 जादुई बेटियां रहती थी और चारों के पास अलग अलग शक्तियां थी। सबसे बड़ी बेटी मेनका के पास भारी से भारी सामान उठाने की शक्ति थी। फिर चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो, वो हर भारी चीज को उठा सकती थी। दूसरी बेटी गायत्री के पास हवा से भी तेज भागने की शक्ति थी। तीसरी बेटी ज्योति के पास अपने शरीर को कितना भी लंबा करने की शक्ति थी और चौथी बेटी कावेरी के पास किसी भी चीज को सुंदर बनाने की शक्ति थी। एक दिन ऐसी ही छोटी बहन ज्योति सोती हुई बड़ी बहन मेनका के साथ मस्ती के मूड में होती है। वो एक पंख को मेनका के कानों में सहलाने लगती है। पंख से गुदगुदी होने के कारण मेनका छटपटा जाती है। अरे अरे, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो मुझे? चैन से सोने दो मुझे। अच्छा बेटा, सुबह सुबह परेशान करती हो और ऊपर से हंसती भी हो। मुझे इतनी मीठी नींद से उठा दिया तुमने। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। और तभी मेनका अपने दोनों हाथों से अपने बेड को उठाती है, फिर उसे जोर से जमीन पर पटक देती है और कहती है, तेरा भी यही हाल करूँगी मैं। तभी ज्योति घबराते हुई कहती है, अरे छोड़ दो बहन, छोड़ दो, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। बस इतने में ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अगली बार से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। दीदी, आपको गुस्से में देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है, बताऊं तुझे अभी? ना 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 ना। कावेरी भी वहाँ खड़ी ये सब देख रही होती है और ये सब देखते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, दीदी, आपका बेड तो आपने अपने आप ही तोड़ दिया, अब आप सोगी कैसे? रुकिए, मैं अभी अपने जादू से इसे जोड़कर सुंदर बना देती हूँ। फिर कावेरी अपने जादू से उस बेड को फिर से सुंदर बना देती है। भाई वाह, कमाल कर दिया मेरी प्यारी बहन ने। चलो अब सब चलकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। ठीक है चलो, वैसे भी सोकर उठते ही मुझे भी बहुत तेज भूख लग जाती है। इसके बाद तीनों खाने के टेबल के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां जाकर देखती है तो अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ था। तभी मेनका जोर जोर से चिल्लाती है, गायत्री, अरे ओ गायत्री, कहाँ मर गई? जल्दी से खाना लेकर आ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और तभी गायत्री वहाँ हवा की तेज रफ्तार से पहुँच जाती है। हाँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अभी लो, खाना हो या फिर कहीं जाना हो, मैं सब फटाफट कर लेती हूँ, अभी देखो तुम। इसके बाद गायत्री हवा की तेज रफ्तार से किचन में जाती है और 2 मिनट में सबके लिए खाना बनाकर ले आती है। जैसे ही वो तीनों खाने की चेयर पर बैठने लगती है तो गायत्री को मस्ती सूझती है और वो हवा की रफ्तार से जाते हुए ज्योति की चेयर गायब कर देती है, जिससे ज्योति धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। फिर गायत्री, कावेरी और मेनका जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद चारों साथ में बैठकर खाना खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम 9 साल की प्रिया जंगल में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। अरे ओ छुटकी, ये क्या कर रही हो तुम? प्रिया कांपते हुए बोली। अरे बाप रे, भूत भूत भूत।
उसे देखते ही प्रिया के पसीने छूटने लगते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। अरे घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी मदद? पर कैसे? अभी बताती हूँ। इसके बाद ज्योति अपने हाथों को लंबा करती है और पेड़ से आम तोड़कर प्रिया को दे देती है। प्रिया ये देखकर बहुत ही खुश होती है और जाते जाते ज्योति से कहती है, धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छी हो भूत आंटी। भूत आंटी? भूत आंटी नहीं, ज्योति दीदी। अगर तुम मुझे दीदी कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है, माँ राह देख रही होगी, मुझे जाना होगा। बाय बाय दीदी। बाय बाय। इसके बाद एक दिन घर पर चारों बहनें अपने अपने बेड पर लेटी हुई होती है। तभी मेनका कहती है, यार बहुत दिन हो गए, हम नीचे गांव का चक्कर लगाने नहीं गए। चलो आज थोड़ा टहल कर आते हैं, बहुत दिनों से इंसानों का चेहरा नहीं देखा। लेकिन लोग तो हमारा चेहरा देखते ही डर जाते हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे दीदी? इसमें हमारी क्या गलती है? आखिरकार हम भी तो उनकी तरह इंसान ही है ना। देखो बहन, जिसको जो सोचना है सोचने दो, हम मंदिर के रक्षक हैं, एक ना एक दिन उन सबको ये बात समझ आ ही जाएगी। इसके बाद चारों गांव की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ से गुजरते लोग उनको देखकर झट से अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते। देखो दीदी, हम लोग को देखकर कैसे सब भाग रहे हैं। तुम जरा यहीं ठहरो, अभी मैं कैसे मस्ती करके आती हूँ। फिर ज्योति अपना लंबा सा हाथ करके दुकान में बैठे लाला के सर की टोपी उठा लेती है। लाला अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए देखता है तो वो उन चारों को देखकर घबरा जाता है और कांपते हुए कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद ज्योति जादू से लाला के पास में जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों लाला जी, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे तुमसे थोड़ा बतियाने आई हैं। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ज्योति, अब तुम बेकार में लोगों को परेशान करना बंद करो और वापस इधर आ जाओ। हाँ हाँ, बड़ी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद नोटी ज्योति अपने बहनों के पास वापस आ जाती है कि तभी अचानक सबको धरती पर एक अजीब सा जोरदार कंपन महसूस होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये धरती क्यों कांप रही है? हाँ, मैं भी कांप उठी एकदम। मैंने भी कंपन महसूस किया। अरे पर ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो भागो, गांव में भूकंप आ गया। जल्दी से सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ। अचानक से भूकंप कैसे आ गया? वो देखो, जमीन किस तरह से हिल रही है। अरे अब तो सर्वनाश होगा। लेकिन ये जमीन क्यों कांप रही है? रुको, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। फिर गायत्री अपनी तेज हवा जैसी रफ्तार वाली शक्ति से प्राचीन मंदिर के पास पहुँच जाती है और वहाँ देखते हुए कहती है, अरे नहीं, ये क्या? गांव के प्राचीन मंदिर में चोर घुस गए हैं और तो और ये मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द सभी बहनों को ये बात बतानी होगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर गायत्री अपनी बहनों के पास वापस जाती है और सबको बताते हुए कहती है, दीदी, गांव के प्राचीन मंदिर में चोर घुस गए हैं। वो लोग गांव के खजाने की चोरी करने के लिए गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा विस्फोटक लाया है। विस्फोटक इतना बड़ा है कि पूरा गांव तबाह हो सकता है, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, अगर उन्होंने वो गेट तोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। चलो बहनों, अब समय आ गया है अपनी शक्तियाँ सबको दिखाने का और इस गाँव को बचाने का। चारों बहनें गांव के मंदिर के सामने बने हुए बड़े पेड़ के पास जाकर छुप जाती हैं और मंदिर की तरफ देखने लगती है। मंदिर के गेट के बाहर 3 चोर थे, जिसमें से एक विस्फोटक पर टाइम सेट कर रहा था और बाकी दोनों लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े से गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। टाइम सेट करने वाले चोर ने 1 मिनट का टाइम सेट किया और वो दोनों भागकर एक पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद ज्योति और कावेरी अपने जादू से उन चोरों के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। गायत्री और मेनका मिलकर चोरों को भगा भगा कर बहुत मारते हैं। मारते मारते उन्होंने चोरों को अधमरा कर दिया था। विस्फोटक फटने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे
विस्फोटक बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए मेनका उस विस्फोटक को अपने हाथों से उठा लेती है और गायत्री अपनी जादुई शक्ति की मदद से उसको हवा जैसी तेज रफ्तार से गांव के बाहर ले जाती है। बाहर ले जाते ही विस्फोटक फट जाता है और उसके झटके से मेनका और गायत्री घायल हो जाती है। गांव वाले पुलिस वालों को बुला ले आते हैं और तीनों चोरों को उनके हवाले कर देते हैं। मेनका और गायत्री घायल तो हुई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उनकी जादुई शक्तियों की वजह से वो कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। क्या बात है, हम बच गए। जिनको तुम सब लोग भूत कहते थे, आज उन्होंने ही हमारी रक्षा की है। साथ ही हमारे गांव के प्राचीन मंदिर के खजाने को भी बचा लिया है। प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। आज उन चारों बहनों की वजह से ही ये गांव बच पाया है। चलो अब उनके पास चलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर सभी गांव वाले उन चारों बहनों के पास जाते हैं और कहते हैं, आज तुम चारों की वजह से हम गांव वालों की जान और हमारा खजाना बच गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को गलत समझा। अरे नहीं नहीं, आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? और शुक्रिया किस बात का? आखिर है तो ये भी हमारा ही गांव ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गांव भी तुम्हारा ही है और आप सब इस गांव के सदस्य ही हैं। तो अब से आप भी हमारे साथ इस गांव में रह सकते हैं। हाँ हाँ, हम सब भी आप लोगों के साथ इसी गांव में मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम सब साथ रहकर बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले और चारों जादुई बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही पूरा गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगते हैं और इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विनी टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, भस्मापुर नाम के एक गांव में अंजना नाम की एक जादूगरनी रहती थी। अंजना जादूगरनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। वो हमेशा अपने भस्मापुर गांव के लोगों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, अंजना जादूगरनी जंगल से कुछ फल तोड़कर खाने गई थी। तभी उसे वहाँ पर दो बच्चियाँ रोती हुई नजर आई। अरे, ये दोनों बच्चियाँ यहाँ पर कैसे आई होगी? ना जाने इन्हें यहाँ इस तरह कौन छोड़कर गया होगा। लेकिन मैंने अगर इन्हें यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इन दोनों को अपना भोजन बना लेगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अंजना जादूगरनी उन दोनों बच्चियों को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। अंजना पूरे गांव में उन बच्चियों को लेकर घूमती है और लोगों से पूछती है कि वो किसकी बच्चियां हैं, परंतु कोई भी कुछ नहीं कहता। तब से अंजना जादूगरनी ही उन दोनों बच्चियों को अपने घर में रखकर पालने लगती है। वो दोनों का नाम पायल और घुंघरू रखती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और समय के साथ अंजना बूढ़ी हो जाती है और वो दोनों जुड़वा बच्चियां बड़ी हो जाती है। उन दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी माँ अंजना जादूगरनी ही है। इतने सालों में जादूगरनी ने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी कि उन्हें कोई जंगल में छोड़कर चला गया था। एक बार की बात है, वो दोनों लड़कियां अंजना के पास जाती है और कहती है, माँ, घुंघरू को देखो ना, कितनी शैतानियाँ करती है। इसने पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त को बहुत मारा। माँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पायल उसके साथ ही खेलती रहती है, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। तेरे साथ कौन खेलेगा? तू इतनी जल्दी चिढ़ जाती है। चुप कर, समझी? ज्यादा पटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बहनों की बात सुन अंजना कहती है, अरे अरे, बस भी करो। जब देखो एक दूसरे से लड़ती रहती हो। और घुंघरू, तुम हमेशा किसी न किसी से लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो, कभी अपनी बहन से तो कभी दूसरी लड़कियों से। मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ, आगे से तुमने ऐसी शैतानी करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगी। आप जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। इस पायल को तो आप कुछ कहते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है घुंघरू बेटा, तुम सच में पायल से ज्यादा शरारतें करती हो। घुंघरू बिना कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनों में पायल का स्वभाव थोड़ा शांत था, परंतु घुंघरू थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली लड़की थी। एक दिन अचानक से अंजना जादूगरनी की तबीयत कुछ खराब सी हो जाती है। वो इतनी बीमार पड़ जाती है कि बिस्तर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि अब उसकी ऊपर जाने की उम्र हो गई है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैसी बात माँ? मैंने सोचा था
तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है। बेटी, तुम दोनों मेरी अपनी बेटियां नहीं हो। मैं तुम्हें एक जंगल से उठाकर लाई थी। तुम्हारे अपने माता पिता ने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया था। ये सुन पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, माँ, आपने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमारी अपनी माँ नहीं हो, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा खून का रिश्ता है या नहीं। हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक और बात बतानी है। मैंने अपने सालों की मेहनत से एक लहंगे का घर बना रखा है और वो बादलों में है, और उस घर पर बादलों की 2 चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने उसी लहंगे के घर के बगल में एक और अपना लहंगे का घर बना रखा है। तुम्हें दोनों में से हमारा लहंगे का घर कौन सा है पता लगाना होगा, और साथ में उन दोनों चुड़ैलों से उसे मुक्त भी करवाना होगा। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा माँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि आपका अंतिम समय आ गया है? आपने अपनी शक्तियों से कितने लोगों की जान बचाई है। अपनी भी जान बचा लो ना माँ। इसके बाद अंजना जादूगर ने कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो मर जाती है। पायल और घुंघरू का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। उन दोनों का अंजना के अलावा और कोई नहीं था। दोनों बहनें गांव वालों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है और उदास मन से वापस अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद पायल दुखी मन से सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन तभी घुंघरू मुंह बनाते हुए पायल से कहती है, सुन पायल की बच्ची, माँ ने जिस लहंगे के घर के बारे में बताया है उसको उस चुड़ैलों से मुक्त कराने मैं जाऊंगी, समझी? माँ को लगता था ना कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और वो मुझे ही सबसे ज्यादा डांटती थी। अब देखना, जिसको वो कम प्यार करती थी उनकी वही बेटी लहंगे के घर को वापस लेकर आएगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो घुंघरू? हम दोनों चलेंगे जादुई लहंगे को चुड़ैलों से मुक्त कराने। मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम अकेले गई तो हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे समझदार तुम ही हो और कोई नहीं है? अपने आप को समझदार समझना बंद कर दो पायल, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। लहंगे का घर चुड़ैलों से बचाने मैं ही जाऊंगी, समझी तुम? इतना कहकर घुंघरू अपनी माँ की जादुई झाड़ू लेकर आसमान में उड़ जाती है। वो काफी देर तक इधर उधर घूमती रहती है, परंतु उसे कहीं पर भी लहंगे का घर मिल ही नहीं रहा था। वो मन ही मन सोचती है, लगता है मरते मरते माँ हमें बेवकूफ बनाकर चली गई है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई लहंगे का घर नजर नहीं आ रहा है। घुंघरू इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे एक मैना दिखती है। वो मैना घुंघरू से कहती है, सुनो लड़की, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन उड़ते उड़ते मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चल हट, तुझे क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं तेरा घोंसला ढूंढने में तेरी मदद करवाऊँ? मैं क्या तुझे कोई फरिश्ता नजर आ रही हूँ? यदि तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, परंतु इस तरीके से बात मत करो। चल चल, मुझे मत बता कि मुझे किसी किस तरह बात करनी है। अपनी हद में रह और चली जाओ यहाँ से। घुंघरू के ऐसे कटु वचन सुनकर मैना उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। घुंघरू और ज्यादा आगे बढ़ती है, तभी उसे लहंगे का 2 घर नजर आता है। वो घर देखकर घुंघरू बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। आखिर मैंने लहंगे का घर ढूंढ ही लिया। पता नहीं माँ मुझे कम प्यार क्यों करती थी। अंदर जाकर देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है जिसने हमारे लहंगे के घर पर कब्जा कर रखा है। अभी उसको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर घुंघरू आगे बढ़ने लगती है, तभी उसके सामने भयानक दिखने वाली 2 चुड़ैल प्रकट होती है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर घुंघरू बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं तो बस लहंगे का घर देखने आई थी, प्लीज मुझे मत मारो। हमने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं और तू पहले ही हमसे डर गई। आज से पहले मैंने इतना डरपोक इंसान कभी नहीं देखा। तू उस अंजना जादूगरनी की बेटी है ना, और तू यहाँ पर अपने जादुई लहंगे के घर को हमसे आजाद कराने आई थी। लेकिन हमें देखते ही तेरी हालत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम दिखने में इतनी डरावनी लगती हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे प्लीज जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अब हम तुम्हें अपने शैतानी जादुई लहंगे के घर में रखेंगे और रोजाना तुम्हारे शरीर का एक एक अंग काट कर खाया करेंगे।
घुंघरू चुड़ैल की ये बात सुन बहुत ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। वो दोनों चुड़ैल घुंघरू को लेकर शैतानी वाले लहंगे के घर में ले गए। दूसरी तरफ काफी देर से घुंघरू की कोई खोज खबर न मिलने पर पायल बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रही थी। इतनी देर हो गई लेकिन घुंघरू का कोई अता पता नहीं है। हे भगवान, कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसको कुछ मत होने देना भगवान। ऐसा सोचकर पायल अपनी माँ की दूसरी जादुई झाड़ू उठाती है और उस पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते बादलों के बीच चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक मैना उड़ती हुई नजर आती है। वो मैना पायल से कहती है, लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर बहुत दूर आ गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्यों नहीं मैना, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे। मैना पायल के कंधे पर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर घोंसला ढूंढने लगते हैं। लगातार 2 घंटे तक घूमने के बाद मैना को उसका घोंसला मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है और पायल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिस कार्य के लिए जा रही हो उस कार्य में सफल रहो। उसके बाद पायल उड़ती हुई वापस अपनी मंजिल की तलाश में चली गई। उड़ते उड़ते उसे अचानक से 2 लहंगे के घर नजर आए और उसके सामने 2 चुड़ैल प्रकट हो गई। दोनों चुड़ैल को देखकर पायल बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि उसे 2 चुड़ैलों का सामना करना है। हट जाओ मेरे सामने से। तुमने मेरी माँ के बनाए हुए लहंगे के घर पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तुम अंजना जादूगरनी की दूसरी बेटी हो। तुम्हारी बहन को तो हमने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और न ही मेरी बहन का, समझी तुम? ऐसा कहकर पायल उन दोनों चुड़ैलों से लड़ाई करने लगती है, परंतु वो उन दोनों के आगे कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक से एक लहंगे के घर से प्रकाश निकलता है और पायल अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगती है। वो जैसे ही दोनों चुड़ैल की तरफ गुस्से से देखती है, उसकी आंखों से आग निकलता है और उस आग में दोनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैलों के भस्म होते ही उनका शैतानी लहंगे का घर भी गायब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी आंखों से आग कैसे निकला और एक लहंगे का घर कहाँ गया? तभी दूसरे लहंगे के घर से आवाज आती है, ये सब तुमने ही किया है पायल। तुमने उन दोनों चुड़ैलों से लड़ने का साहस किया, तभी मैं उनके कब्जे से बाहर आ गई थी। जब मैंने देखा तुम कमजोर पड़ रही हो तो मैंने तुम्हारे अंदर शक्तियाँ डाल दी थी। तुम सच में बहुत साहसी हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला शैतानी लहंगे का घर कहाँ गया? मेरी बहन उस घर के अंदर थी। तुम चिंता क्यों करती हो पायल? वो घर गायब हो उससे पहले ही तुम्हारी बहन को मैंने उस शैतानी लहंगे के घर से बाहर निकालकर अपने अंदर रख लिया था। अब से मेरी मालकिन तुम ही हो। तुमने मुझे चुड़ैल के कब्जे से बाहर निकाला। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे अंदर आकर अपनी बहन से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल लहंगे के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश पड़ी है। पायल के अंदर जाते ही वो अपनी आंखें खोलती है। पायल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी उन दोनों चुड़ैलों ने अपने कब्जे में कर लिया? नहीं घुंघरू, मैंने उन दोनों चुड़ैलों को मार डाला और अब तुम हमारे वाले लहंगे के घर के अंदर हो जो हमारी माँ ने बनाया था। पर तुमने ये सब कैसे किया? पायल घुंघरू को सारी बातें विस्तार से बताती है। सारी बात जानने के बाद घुंघरू कहती है, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा मेरी बहन, पर तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, मुझे उसके लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं घुंघरू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चलो हम अपनी अपनी जादुई झाड़ू से अपनी असली घर में चलते हैं। तभी लहंगे के घर से आवाज आती है, नहीं पायल, अब तुम दोनों बहनें यहीं मेरे अंदर ही रहोगी। तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होगी तुम मुझसे कहना, मैं वो सब करूँगी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद लहंगे का घर पायल और घुंघरू सहित जमीन पर आ जाती है। फिर दोनों बहनें उस घर में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। अपनी माँ की तरह ही वो दोनों भी जादुई लहंगे की मदद से गांव वालों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल विनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर ले।